वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का कॉन्सेप्ट। हम लोग स्टडी कर रहे थे, हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, जिसको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देख लिया? देखो ध्यान से, वही लिखा हुआ है देखो। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे करके ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, जो मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है, जिसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स कब बनता है सेल्स में। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स किस किस टाइप के सेल्स में मिलता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का क्या क्या ये फीचर्स है, वो भी हम लोगों ने देखा था। कब बनता है मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मेन जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो वो फंक्शन होता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग के अलावा भी हम लोग बोलेंगे कुछ अदर फंक्शंस भी रहता है किसका? मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का। वो क्या होता है वो मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे क्या चीज कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे करके मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स अपना फंक्शंस को करता है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन। तो देखो, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है ना, तो याद रखना हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो याद रखना है क्लासिफिकेशन। मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना है। ठीक है, चैपेरोन्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे याद रखना है, जो चैपेरोन्स होता है ना, उसका हम लोग बोलेंगे दो मेजर फैमिलीज है। ठीक है, चैपेरोन्स का हम लोग बोलेंगे दो मेजर फैमिलीज है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? टू मेजर फैमिलीज, टू मेजर फैमिलीज ऑफ चैपेरोन्स, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन भी है। ये जो दो फैमिली है ना, ये मोस्ट कॉमन है, याद रखना है। ठीक है, इस हम लोग इसको टू मेजर फैमिलीज को हम लोग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो पहला जो फैमिली है ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का, उसको हम लोग बोलते हैं HSP70 फैमिली, HSP70 चैपेरोन फैमिली, चैपेरोन, चैपेरोन फैमिली, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? HSP70 चैपेरोन सिस्टम भी बोल सकते हैं। दूसरा देखो, ये पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? पहला टाइप या पहला फैमिली है चैपेरोन प्रोटीन का, या हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन का। दूसरा जो टाइप होता है मॉलिक्यूलर चैपेरोन का, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं HSP60 चैपेरोन फैमिली, HSP60 चैपेरोन फैमिली बोलते हैं, या चैपेरोन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो HSP60 चैपेरोन फैमिली है ना, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चैपरोनीन, चैपरोनीन, चैपेरोनीन, चैपेरोनीन हम लोग बोल सकते हैं, फैमिली के नाम से भी जानते हैं, या चैपेरोनीन सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का दो मेजर टाइप होता है, या दो मेजर फैमिली होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। पहला जो टाइप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? HSP70 चैपेरोन फैमिली, और दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है? HSP60 चैपेरोन फैमिली, जिसको हम लोग चैपेरोनीन फैमिली बोलते हैं। याद रखना है, जब भी कभी कोई भी प्रोटीन के बगल में देखो ध्यान से, ऐसा लिखा हुआ रहेगा HSP70 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब याद रखना है, ये जो HSP70 चैपेरोन फैमिली है ना, इसमें जो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स मिलता है ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? याद रखना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? हम लोग बोलेंगे 70 किलो डाल्टन होगा। याद रखना है 70 किलो डाल्टन, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं 70,000 डाल्टन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और HSP60, ये 60 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये 60 का मतलब यहाँ पर जो भी चैपेरोन प्रोटीन या मॉलिक्यूलर चैपेरोन जो मिलेगा, या चैपेरोनीन जो मिलेगा,
उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हम लोग बोलेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना, हम लोग बोलेंगे 60 kDa, मतलब किलो डाल्टन। ठीक है, इसको डाल्टन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 60,000 डाल्टन। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट आप देख सकते हैं कि चैपेरोन प्रोटीन को या मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को दो फैमिली में डिवाइड किया गया है। पहला HSP70, दूसरा HSP60, जिसको हम लोग चैपेरोनिन फैमिली भी बोलते हैं। HSP का फुल फॉर्म क्या चीज है, याद रखना है। HSP का फुल फॉर्म क्या चीज है, हम लोग HSP को बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं, याद रखना है, हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर चैपेरोन का दूसरा नाम क्या चीज है, मॉलिक्यूलर चैपेरोन का दूसरा नाम याद रखना है हीट शॉक प्रोटीन है। ठीक है, क्यों हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं ये मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को हीट शॉक प्रोटीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स हम लोग बोलेंगे जब सेल में स्ट्रेस कंडीशन आता है या टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो उस टाइम पे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का जो सिंथेसिस होता है, रेट ऑफ सिंथेसिस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी कभी सेल स्ट्रेस कंडीशन में आता है तो ऐसा करके आइडेंटिफाई किया गया कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे सेल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सेल किस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन पे है। कौन से स्ट्रेस, हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस कंडीशन पे है, तब जाके हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर क्या चीज का सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को हीट शॉक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे HSP का फुल फॉर्म वही होगा, हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली का के बारे में। उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, कैरेक्टर्स होता है और कैसे करके इसका मोड ऑफ एक्शन है, मतलब ये कैसे करके काम करता है। कौन, HSP70 चैपेरोन फैमिली कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को फोल्ड करने में हेल्प करता है, करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करता है, पहला। दूसरा, उसके बाद इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, HSP60 जो चैपेरोन फैमिली है, जिसको चैपेरोनिन फैमिली भी बोलते हैं, उसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर ये जो चैपेरोन फैमिली है ना, ये कैसे करके मोड, इसका कैसे करके फंक्शन करता है, मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या चीज है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या चीज है, ये हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग बोलेंगे ये दो जो चैपेरोन फैमिली है ना, इसके अलावा भी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, चैपेरोन्स का टाइप होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेता हूं उसके बाद। ठीक है, एक को हम लोग ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक को हम लोग बोलते हैं HSP90 बोलते हैं। ठीक है, HSP90 चैपेरोन बोलते हैं, HSP90 चैपेरोन बोलते हैं। और एक क्या चीज होता है हम लोग बोलेंगे, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, ये भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना है मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन है, ये पहला और ये दूसरा। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली का क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो मैं इसको समझाने के लिए मैं ये सबको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और मैं समझाता हूँ जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहला जो फैमिली है ना मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स का, मोस्ट कॉमन जो फैमिली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HSP70 चैपेरोन फैमिली या HSP70 चैपेरोन सिस्टम। याद रखिए ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर HSP रिप्रेजेंट करता है हम लोग बोलेंगे हीट शॉक प्रोटीन को, और 70 रिप्रेजेंट करता है हम लोग बोलेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट को। तो मॉलिक्यूलर वेट याद रखना कितना होगा, 70 किलो डाल्टन होगा, या हम लोग बोलेंगे 70,000 डाल्टन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये HSP70 जो है ना, ठीक है, HSP देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं HSP70 चैपेरोन। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन ही है। ठीक है, याद रखना है। और यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हम लोग बोलेंगे 70 किलो डाल्टन है। ठीक है, या 70,000 डाल्टन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन जो फैमिली है HSP70 चैपेरोन का जो फैमिली, वो कब बनेगा, तो याद रखना है ये तब बनेगा, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। सेल जब नॉर्मल कंडीशन में होगा उस टाइम पे भी ये बनेगा, और हम लोग बोलेंगे सेल जब स्ट्रेस कंडीशन पे रहेगा तब भी ये प्रोटीन बनेगा, या हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन बनेगा। ठीक है, याद रखना है।
और जब सेल स्ट्रेस कंडीशन पे रहेगा तो इसका रेट ऑफ सिंथेसिस जो है HSP70 चैपेरोन प्रोटीन जो होता है, इसका जो रेट ऑफ सिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये HSP70 को हम लोग हीट शॉक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि दीज प्रोटीन्स आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग हीट शॉक रिस्पॉन्स, सो कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स है ना, ये जो प्रोटीन्स है HSP70 चैपेरोन्स फैमिली में जो प्रोटीन्स आएंगे, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स आएंगे, उसको आइडेंटिफाई किया गया ड्यूरिंग हीट शॉक रिस्पॉन्स, इसीलिए इसको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। देखो ध्यान से, यही मैंने बताया कि कब ये बनेगा मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, तो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एंड व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू द स्ट्रेस कंडीशन सच एज हाई टेंपरेचर और हीट, तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज का सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स, या हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन्स का सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए HSP मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, HSP बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। याद रखना है ये नॉर्मल कंडीशन में भी बनेगा। ठीक है, और जब सेल स्ट्रेस कंडीशन पे रहेगा तब इसका सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे HSP70 जो चैपेरोन है उसका। ठीक है, याद रखना भाई, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो यहाँ पर एग्जाम में पूछता है, देखो यहाँ पर याद रखना है, ये जो HSP70 है ना, ये जो HSP70 चैपेरोन जो है, चैपेरोन फैमिली जो है, या हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन है। ठीक है, इसका काम क्या चीज है, इसका काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को करवाना, प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को करवाना। ठीक है, करेक्ट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन को करवाना, याद रखना है, ये इसका मेन काम है। किसका मेन काम है, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन HSP70 का। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कि ये हम लोग बोलेंगे HSP70 जो चैपेरोन है ना, ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली याद रखना है कब करेक्ट फोल्डिंग को करवाएगा, तो देखो ध्यान से, जब हम लोग बोलेंगे जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे mRNA बनेगा। अब ये mRNA हम लोग बोलेंगे राइबोसोम से बाइंड करेगा, और राइबोसोम क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, राइबोसोम क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, नेसेंट प्रोटीन बनाएगा ना, नेसेंट प्रोटीन बनाएगा, या हम लोग बोलेंगे न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे जैसे राइबोसोम बनाता चला जाएगा वैसे वैसे ये जो नेसेंट प्रोटीन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्ड भी करता चला जाएगा। ठीक है, करेक्ट फोल्ड भी करता चला जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपेरोन, याद रखना है। तो मतलब ये प्रोटीन का देखो ध्यान से, करेक्ट फोल्डिंग भी यहीं पर होते चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोटीन क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे करेक्टली फोल्ड होता चला जा रहा है, कौन, हम लोग बोलेंगे ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फैमिली है होता है चैपेरोन का, HSP70 चैपेरोन जो फैमिली होता है, वो हम लोग बोलेंगे क्या करता है, वो हम लोग बोलेंगे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अर्ली स्टेज में काम करता है। वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अर्ली स्टेज में काम करता है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट हेल्प्स इन को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट हेल्प्स इन को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग। को ट्रांसलेशनल का मतलब क्या हो गया, को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग का मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होता चला जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन है HSP70 वो क्या करता चला जा रहा है, करेक्ट फोल्डिंग को करता चला जा रहा है, मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन बनता चला जा रहा है। और ये हम लोग बोलेंगे HSP70 क्या कर रहा है, इस न्यूली पॉलीपेप्टाइड चेन से बाइंड करके क्या कर रहा है, इसका करेक्ट फोल्डिंग को भी असिस्ट कर रहा है, मतलब ये अर्ली स्टेज में काम कर रहा है। या हम लोग बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग। ये क्वेश्चन आता है, इसको ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो वही इसका मतलब वही हुआ, देखो ध्यान से, उस ये वाला जो पॉइंट है उसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो नेसेंट प्रोटीन जो बन रहा है ना, ठीक है, ये जो नेसेंट प्रोटीन जो बन रहा है, ठीक है, देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये नेसेंट प्रोटीन को जो बन रहा है उसको ये क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है ना, कौन फोल्ड कर रहा है, हम लोग बोलेंगे HSP70 जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन जो है, जो प्रोटीन का जो फैमिली है वो क्या कर रहा है, करेक्ट फोल्डिंग कर रहा है। तो इसको काम करने के लिए, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स को करेक्ट फोल्डिंग को करवाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे ATP चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन है ये तभी करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट कर पाएगा जब हम लोग बोलेंगे जब इसको क्या मिले, हम लोग बोलेंगे ATP मिले। मतलब ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन कैसा प्रोटीन होता है, हम लोग बोलेंगे ATP डिपेंडेंट प्रोटीन होता है। याद रखना है, ये ATP का हाइड्रोलिसिस करता है, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही होता है
तो इसके बाद वो इंडिकेट करता है कि जो जो नेसेंट प्रोटीन है वो हम लोग बोलेंगे अपना करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट कर लिया है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एटीपी डिपेंडेंट। HSP70 चैपरोन्स जो होता है ना वो एटीपी डिपेंडेंट होता है। एक फोल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए इसको क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। किसको हम लोग बोलेंगे, HSP70 चैपरोन को। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आता है ये कैसे करके फोल्डिंग को करवाता है, कौन, हम लोग बोलेंगे ये HSP70 चैपरोन। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का क्या क्या फीचर्स है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या फीचर्स है। अब देखो कैसे ट्रेक कराता है, देखो याद रखना है यहाँ पर ये क्या चीज है, मान लो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो क्या चीज है, mRNA है, उससे क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे राइबोसोम जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये राइबोसोम क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये राइबोसोम क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा है, या हम लोग बोलेंगे नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को ये बना रहा है, नेसेंट प्रोटीन को बना रहा है ये राइबोसोम, ठीक है। तो अब ये जो नेसेंट प्रोटीन बनेगा, अर्ली फेज में ट्रांसलेशन होता चला जा रहा है और ये प्रोटीन बनता चला जा रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, ये नेसेंट प्रोटीन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा पार्ट भी होगा जहां पर हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच बोल सकते हैं, STRETCH, हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स मिल रहा है ये प्रोटीन का चेन, वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर पार्ट, यहाँ पर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होता है, यही हाइड्रोफोबिक पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है, यही हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में मिलता है, इसी को रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन HSP70, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये क्या चीज है, HSP70 है, ये भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे HSP70 मॉलिक्यूलर चैपरोन से, ठीक है। तो अब जैसे ही रिकॉग्नाइज करता है तो वो इससे बाइंड कर जाता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट से बाइंड करता है, मतलब इंटरैक्ट करता है, और बाइंड करने के बाद देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को करेक्ट फोल्डिंग करवाता है, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, जैसे जैसे राइबोसोम आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा वैसे वैसे प्रोटीन भी बनता चला जाएगा, और ये प्रोटीन का करेक्ट फोल्डिंग भी देखो यहाँ पर होता चला जा रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा है किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर चैपरोन HSP70 की वजह से। और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए, ठीक है, याद रखना है। तो यही किसका काम होता है, हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपरोन फैमिली का काम होता है। तो ये कैसे करके काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए मैं अभी बताऊंगा अलग से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट हेल्प्स इन को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग, अर्ली स्टेज में ये फोल्ड करा रहा है क्या, जिसको प्रोटीन के नेसेंट प्रोटीन को फोल्ड करा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इट रिकॉग्नाइजेस द नेसेंट प्रोटीन एज वेल एज मिसफोल्डेड प्रोटीन। याद रखना है मेनली इसका काम क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन में क्या करना, हम लोग बोलेंगे फोल्ड कराना, ठीक है। मेनली काम रहता है ये फैमिली का HSP70 का, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये वैसा प्रोटीन को भी फोल्ड कराता है, करेक्ट फोल्डिंग कराता है जो प्रोटीन क्या हो, हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड, जो प्रोटीन मिसफोल्डेड हो, या हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोटीन करेक्ट फोल्डेड स्टेट में ना हो, उसको भी ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे HSP70 क्या कराता है, करेक्ट फोल्डिंग करवाता है उस प्रोटीन में भी, ठीक है। अब देखो उसके बाद मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर कि ये जो HSP70 चैपरोन होता है ना, ये रिकॉग्नाइज करता है हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ नेसेंट प्रोटीन, देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ नेसेंट प्रोटीन, एज वेल एज हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होगा उसको भी ये रिकॉग्नाइज करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे HSP70, और क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को करवाएगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है, वही मैंने यहाँ पर बताया, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था मॉलिक्यूलर चैपरोन्स का, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहां पर देखो याद रखना है, एक चीज हमेशा रखना याद है, जब भी HSP70 आएगा ना, HSP70 अगर चैपरोन फैमिली आएगा, ठीक है, या चैपरोन सिस्टम आएगा, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे मोस्टली, ये याद रखना है मोस्टली जो नेसेंट प्रोटीन होता है ना, ठीक है, जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है,
इसके फोल्डिंग, करेक्ट फोल्डिंग को क्या करता है हम लोग बोलेंगे करवाता है कौन, HSP70 चैपरोन। एकदम याद रखनी ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग बोलेंगे कैसे करके काम करता है, हम लोग बोलेंगे को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग करवाता है, मतलब ट्रांसलेशन प्रोटीन बनता चला जा रहा है और मतलब ट्रांसलेशन अभी हुआ भी नहीं है, होते ट्रांसलेशन हो ही रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है प्रोटीन बनता चला जा रहा है और ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे उस प्रोटीन को फोल्ड करता चला जा रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली। याद रखना है ये चीज को, ठीक है। और ये नेसेंट प्रोटीन का तो फोल्डिंग करवाता ही करवाता है और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कुछ वैसा भी प्रोटीन्स होता है जो मिसफोल्डेड स्टेट में है या हम लोग बोलेंगे पार्शियली फोल्डेड स्टेट में है, उसको भी ये HSP70 क्या कराता है हम लोग बोलेंगे फोल्ड कराता है। लेकिन मोस्टली याद रखना है, मोस्टली ये हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन के फोल्डिंग को करवाता है कौन, HSP70 फैमिली। और ये अर्ली स्टेज में काम करता है, मतलब इट हेल्प्स इन को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मॉलिक्यूलर चैपेरोन सभी टाइप के सेल्स में मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स रहे। तो याद रखना है यहाँ पर देखो, इसका मतलब HSP70 जो चैपेरोन फैमिली है वो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेगा और हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेगा। ई के मतलब यूकैरियोट, पी के मतलब प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो याद रखना है HSP70 चैपेरोन फैमिली को यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, HSP70 बोलेंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे HSP40 बोलेंगे और क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे NEF, ठीक है, NEF। और उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में HSP70 चैपेरोन फैमिली में जो प्रोटीन्स आता है उसको हम लोग बोलेंगे DNA, क्या बोलेंगे, DNA के बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, DNA J बोलेंगे और क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे GRPE बोलेंगे। याद रखना है, ठीक है। अब खास बात क्या चीज है, देखो ध्यान से, खास बात ये चीज है कि यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो HSP70 होता है ना, ठीक है, वही हम लोग बोलेंगे होमोलोगस होता है। होमोलोगस होता है किसका, हम लोग बोलेंगे होमोलोगस होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे DNA के। याद रखना, मतलब HSP70 हम लोग बोलेंगे इसके स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन सेम होगा। जो ये फंक्शन करेगा यूकैरियोटिक सेल्स में वही फंक्शन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर DNA के करेगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। बस नाम अलग है, बाकी हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दोनों का सेम है, याद रखना है। उसी तरह HSP40 जो है ना, जो यहाँ पर जैसा HSP40 के स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन होगा, वही हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सेम होगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में DNA J का। मतलब HSP40 इज होमोलोगस, ये होमोलोगस है किसका, हम लोग बोलेंगे DNA J का। याद रखना है, ठीक है। और HSP जो 40 है ना, इसको ये हम लोग बोलेंगे किसके साथ मिलकर काम करता है, HSP70 के साथ मिलकर काम करता है। उसी तरह DNA J किसके साथ मिलकर काम करेगा, DNA K के साथ मिलकर काम करेगा। इसीलिए HSP40 को हम लोग को चैपेरोन्स के नाम से भी जानते हैं, को चैपेरोन्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, को चैपेरोन्स के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली DNA J है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, को चैपेरोन्स बोलेंगे, को चैपेरोन्स बोलेंगे। याद रखना है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NEF। NEF का फुल फॉर्म देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। NEF का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। इसका काम क्या रहता है, याद रखना, अभी मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का हमेशा काम क्या रहेगा कि ये ATP को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे ADP में कन्वर्ट कर देगा। याद रखना है, ये ATP को किस में कन्वर्ट करेगा, ADP में कन्वर्ट करेगा कौन, NEF। ड्यूरिंग हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग, या ड्यूरिंग हम लोग बोल सकते हैं जो मैकेनिज्म होता है फोल्डिंग का उस टाइम पे, ठीक है। तो जो NEF काम करेगा यूकैरियोटिक सेल्स में, जो इसका मोड ऑफ एक्शन होगा या फंक्शन होगा, वही हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन करेगा, GRPE करेगा। याद रखना, इसका मतलब NEF इज होमोलोगस, ये होमोलोगस है, किसके होमोलोगस, हम लोग बोलेंगे GRPE के होमोलोगस है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो HSP70 चैपेरोन फैमिली है ना, उसका ये सब नाम है, ठीक है। और ये इसके होमोलोगस है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो यहाँ पर देखो HSP70 जो चैपेरोन फैमिली है ना, यहाँ पर इसका नाम है, मतलब ये इसके होमोलोगस है, ये इसके होमोलोगस है, ये इसके होमोलोगस है। जो स्ट्रक्चर फंक्शन इसका होगा वही स्ट्रक्चर फंक्शन इसका होगा, जो स्ट्रक्चर फंक्शन इसका होगा वही स्ट्रक्चर फंक्शन इसका होगा, और जो स्ट्रक्चर फंक्शन इसका होगा वही हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर फंक्शन इसका होगा, किसका, GRPE का। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो, ये तो था कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे HSP70 फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैं फिर से बता रहा हूँ, HSP70 जो चैपेरोन फैमिली, ये मोस्ट कॉमन चैपेरोन फैमिली होता है, ठीक है, मेजर चैपेरोन फैमिली भी होता है, ठीक है। और ये याद रखना है अर्ली फेज में काम करता है। अर्ली फेज का मतलब हो गया
को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग को कराता है, मतलब ट्रांसलेशन होता चला जा रहा है, और ये क्या करा रहा है हम लोग बोलेंगे जो नेसेंट प्रोटीन है उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट से बाइंड करके ये क्या करा रहा है हम लोग बोलेंगे करेक्ट फोल्डिंग को भी करवाते चला जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देखो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि क्यों मतलब ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स होता है वो क्यों हाइड्रोफोबिक पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है, क्यों करता है, तो इसके पीछे रीजन मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन करेक्ट मतलब करेक्टली फोल्डेड है या नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका मोड ऑफ एक्शन मतलब ये HSP70 चैपेरोन फैमिली कैसे करके अपना मतलब फंक्शंस को करवाता है, वही मैं यहाँ पर इसको मिटा के मैं समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे करके HSP70 चैपेरोन जो होता है ना मॉलिक्यूलर चैपेरोन, वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, जो नेसेंट प्रोटीन है उसके करेक्ट फोल्डिंग को असिस्ट करता है, कैसे करके करता है। ठीक है, तो देखो ये सब जितना भी काम हो रहा है ना, ये सब सारा का सारा काम याद रखना सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो HSP70 चैपेरोन फैमिली जो मिलता है प्रोटीन्स, वो क्या क्या होता है, DNA K होता है, DNA J होता है, और हम लोग बोलेंगे GRPE होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज ये रखना याद कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है ना, वहां पर अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट हो या नेसेंट प्रोटीन प्रेजेंट हो जो बन रहा है, ठीक है, वो नेसेंट प्रोटीन को याद रखना है सबसे पहले उस नेसेंट प्रोटीन से बाइंड कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे उस नेसेंट प्रोटीन से बाइंड करेगा DNA J। देखो ध्यान से DNA J। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये मान लो कि बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है और ये क्या चीज है, नेसेंट प्रोटीन है, या हम लोग बोलेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये वाला, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन है या मिसफोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, इससे देखो सबसे पहले कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे DNA J बाइंड करेगा। DNA J क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन बन रहा है, ये नेसेंट प्रोटीन जो बन रहा है मिसफोल्डेड प्रोटीन है, उससे जाके बाइंड कर जाएगा। देखो ध्यान से, ये बाइंड कर गया कौन, DNA J बाइंड कर गया, पहला स्टेप में याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो DNA J है ना, ये DNA J का हम लोग बोलेंगे डुअल फंक्शन होता है। ये DNA J का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डुअल फंक्शन होता है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से, सबसे पहला फंक्शन इसका ये होता है कि ये DNA J क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बाइंड करता है किससे, मिसफोल्डेड प्रोटीन से। ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन से बाइंड करेगा, या हम लोग बोलेंगे नेसेंट प्रोटीन से बाइंड करेगा, और इसको डिलीवर कर देगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे DNA K के तरफ। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये पहला फंक्शन मैं बता रहा हूं, DNA K का पहला फंक्शन क्या चीज है कि ये नेसेंट प्रोटीन या मिसफोल्डेड प्रोटीन से बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन को डिलीवर कर देगा, हम लोग बोलेंगे किसके पास, DNA K के पास। देख सकते हैं DNA K यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेकिन DNA K जो प्रोटीन होता है ना, जो चैपेरोन होता है ना, याद रखना ये जो DNA K होता है वो हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ATP बाउंड स्टेट में मिलेगा। देखो ध्यान से, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ATP जुड़ा हुआ है किसके साथ, DNA K के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे ATP बाउंड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, याद रखना ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। तो DNA K क्या करेगा, ये प्रोटीन को देखो ध्यान से डिलीवर कर दिया किसके तरफ, DNA K के तरफ। देखो ध्यान से, इसको डिलीवर कर दिया DNA K के तरफ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। तो इसका ये पहला फंक्शन है किसका, DNA J का। ठीक है, पहला फंक्शन है। अब देखो ध्यान से, याद रखना है, देखो यहाँ पर ये चीज देखो ध्यान से, पहला फंक्शन तो DNA J कर दिया कि मिसफोल्डेड या नेसेंट प्रोटीन को ये बाइंड करके डिलीवर कर दिया DNA K के तरफ, और ये DNA K ATP बाउंड स्टेट में है। ठीक है, तो ये काम को कर दिया कौन, DNA J। दूसरा काम को क्या करेगा, इट एक्टिवेट्स द ATP's एक्टिविटी ऑफ DNA K। इसका मतलब हो गया कि DNA K के पास कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे इसके पास होता है ATPase एक्टिविटी। DNA K के पास कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे ATPase एक्टिविटी होता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा DNA K, जैसे डिलीवर कर दिया नेसेंट प्रोटीन को किस तरफ, टुवर्ड्स DNA K, तो ये DNA J फिर क्या करेगा, DNA K का जो ATPase एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, DNA K के पास जो ATPase एक्टिविटी वो ऑन हो जाएगा। जैसे ATPase एक्टिविटी ऑन होगा तो DNA K अब क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो ATP है ना, इस ATP का हाइड्रोलिसिस करेगा, किस में हम लोग बोलेंगे ATP को तोड़ेगा, किस में हम लोग बोलेंगे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है,
तो देखो ध्यान से डीएनए के साथ अब क्या चीज है, एटीपी, एटीपेज एक्टिविटी ऑन हो गया तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस किया तो इसके पास क्या दिखेगा, एटीपी दिखेगा ना, ठीक है। और ये एडीपी जब डीएनए के साथ साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, मतलब एनर्जी निकला, और वो एनर्जी किसको हटा देगा, वो एनर्जी हटा देगा डीएनए जे को हटा देगा, ठीक है, याद रखना है। और ऐसा बोला जाता है ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी जो होता है ना, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ जो एटीपी जो यहाँ पर हो रहा है ना, यही हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इंडिकेट करता है कि प्रोटीन का फोल्डिंग हो चुका है। प्रोटीन क्या हो चुका, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फोल्डिंग हो चुका है, किस मैनर में, करेक्ट मैनर में, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले प्रोटीन किस स्टेट में था, हम लोग बोलेंगे अनफोल्डेड स्टेट में था, जो नेसेंट प्रोटीन था। अब देखो ध्यान से, जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली फोल्डेड स्टेट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि ये जो प्रोटीन जो प्रॉपरली फोल्डेड है ना, वो डीएनए के साथ बहुत टाइटली बाउंड है, बहुत टाइटली बाउंड रहेगा, ठीक है। क्यों टाइटली बाउंड ये रहेगा, क्यों टाइटली बाउंड रहेगा, क्योंकि जब भी डीएनए के साथ एडीपी जुड़ा हुआ है ना, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि डीएनए के और ये जो प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन है इसके बीच का इंटरेक्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बहुत टाइटली है, ठीक है। मतलब प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन डीएनए के से अलग नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर एडीपी को हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट करना होगा, किसमें, एटीपी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए के का, तो यहाँ पर देखो ये जो प्रॉपर फोल्डेड जो प्रोटीन है ना, जो कि टाइटली बाउंड है किससे, डीएनए के से, उसका जो एफिनिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी ये दोनों का, वो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, और एक देखो यहाँ पर प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं जीआरपीई, देख सकते हैं यहाँ पर ये जीआरपीई, ये जीआरपीई याद रखना है, इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर बोलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये जीआरपी क्या करता है, देखो ध्यान से, ये जीआरपी क्या करता है, ये जो एडीपी है ना, ठीक है, जीआरपी क्या करता है, जीआरपीई क्या करता है, देखो ध्यान से, ये जो एडीपी है ना, इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, हम लोग बोलेंगे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, डीएनए के साथ अब क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है, और जैसे डीएनए के अपने एटीपी बाउंड स्टेट में आता है तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है जो प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन और डीएनए के बीच में जो एफिनिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी जो टाइटली था, ठीक है, टाइटली बाइंडिंग एफिनिटी था, वो लूज हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे करेक्टेड जो ये फोल्डेड प्रोटीन है वो हम लोग बोलेंगे डीएनए के से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और देखो वंस अगेन डीएनए के किस स्टेट में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बॉन्ड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर से न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन होगा उसको फिर से डीएनए जे रिकॉग्नाइज करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर डीएनए जे, फिर से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पहला चीज क्या आया, पहला चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया कि याद रखना जो नेसेंट प्रोटीन होता है या मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, डीएनए जे, सबसे पहले याद रखना रिकॉग्नाइज करता है डीएनए जे, ठीक है। और ये डीएनए जे का दो काम है, पहला ये मिसफोल्डेड प्रोटीन या नेसेंट प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना, दूसरा रिकॉग्नाइज करके डिलीवर कर देता है किस तरफ, टुवर्ड्स डीएनए के तरफ, और डीएनए के और किस स्टेट में मिलेगा, एटीपी बाउंड स्टेट में मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा काम डीएनए जे का क्या चीज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए जे क्या करता है, डीएनए के पास जो एटीपीज एक्टिविटी होता है उसको ऑन करता है, ठीक है, कैसे, तो जब डीएनए जे, देखो ध्यान से, डीएनए जे किसके साथ इंटरेक्ट किया इनिशियली, नेसेंट प्रोटीन या मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, अब इसको डिलीवर कर दिया किस तरफ, डीएनए के तरफ। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स जब बन गया ना तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे डीएनए के का एटीपेज एक्टिविटी ऑन हो गया। जैसे डीएनए के का एटीपेज एक्टिविटी ऑन हुआ तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस होगा, एटीपी का ये एटीपी टूटेगा, एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी से डीएनए जे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन जो मिसफोल्डेड स्टेट में, जो नेसेंट प्रोटीन है वो प्रॉपर्ली फोल्डेड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए के का चूंकि एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो डीएनए के में क्या दिखेगा, एडीपी दिखेगा। तो जब डीएनए के में एडीपी दिख रहा है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्ली फोल्डेड प्रोटीन जुड़ा हुआ, टाइटली एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसको डिसोसिएट करने के लिए, इसको यहां से हटाने के लिए, प्रॉपर्ली फोल्डेड प्रोटीन को यहां से डीएनए के से हटाने के लिए ये जो डीएनए के का एडीपी जो है ना उसको कन्वर्ट करना होगा एटीपी में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बोलेंगे जीआरपीई प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करता है, मतलब एडीपी को कन्वर्ट करता है किसमें, एटीपी में, देखो कन्वर्ट कर दिया एटीपी में, तब जाके जैसे एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग बोलेंगे ये जो प्रॉपर्ली फोल्डेड जो प्रोटीन है ना, जो डीएनए के से टाइटली जुड़ा हुआ था, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा डीएनए के से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन।
तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली का। ये मोड ऑफ एक्शन है। आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि HSP70 चैपेरोन फैमिली यहाँ पर जो है वो कैसा होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज हुआ है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये अर्ली फेज में काम करता है। ये को ट्रांसलेशनली जो प्रोटीन का जो फोल्डिंग होता है उसको करवाता है। ये फैमिली याद रखना है। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। तो अब यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से। यूकैरियोटिक सेल्स के केस में याद रखना है सब कुछ सेम होगा। यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, नेसेंट प्रोटीन ये सब रहेगा। बस डीएनए जे की जगह कौन होगा, हम लोग बोलेंगे HSP40। तो जहां पर डीएनए जे है वहां पर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, HSP40 प्रोटीन काम करेगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे HSP40 होगा। ठीक है, याद रखना है जहां जहां डीएनए जे है याद रखना वहां वहां यूकैरियोटिक सेल्स में HSP40 होगा। ठीक है, और जहां पर देखो डीएनए के है ना, डीएनए के का होमोलोगस क्या HSP70, तो वहां वहां हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, HSP70 होगा। याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में HSP70 और डीएनए जे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HSP40 बोलेंगे। ठीक है, और जहां पर GRPE है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में काम कर रहा था न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का, वो यूकैरियोटिक सेल्स में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, NEF। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर बोलेंगे। बाकी सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो बिल्कुल सेम होगा, बस हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का नाम अलग होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाकी सारा का सारा मोड ऑफ एक्शन दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे खत्म होता है क्या चीज के बारे में, हम लोग बोलेंगे HSP70 चैपेरोन फैमिली के बारे में कंप्लीटली हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अगला फैमिली क्या था, हम लोग बोलेंगे HSP60 चैपेरोन फैमिली था, या HSP60 ये था चैपेरोन सिस्टम था, जिसको हम लोग चैपेरोनिन सिस्टम भी बोलते हैं या चैपेरोनिन फैमिली भी बोलते हैं। वो क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वो कैसे करके काम करता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,